डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हमें शुरू करना था। ठीक है, तो स्टेट पॉलिसी, हाँ ये हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पार्ट 4 में है, और आर्टिकल 36 से 51 तक है। ठीक है, बाद में 51A जोड़ा गया था। ठीक है, 51A डीपीएसपी का पार्ट नहीं है, वो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है वो। ठीक है, और ये इन्होंने ये जो आइडिया लिया था, ये आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। ठीक है, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने ये आइडिया स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी किया था। मतलब देख रहे हो कॉपी पेस्ट कितना लंबा चल रहा है। पहले स्पेनिश वाले लिखे, फिर स्पेनिश वालों से इन्होंने लिखा आयरिश वालों ने 1937 में, और उसके बाद इंडिया वालों ने लिया। ठीक है, सही है। तो इन्होंने, अम्बेडकर जी ने क्या कहा इसको, नोबल फीचर्स। ठीक है, कौन इसको, डीपीएसपी को नोबल फीचर्स बताया। और उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स, ये हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी और सोल है उसको कैरी करते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की फिलोसफी और सोल। और ग्रेविनल अस्टिल, इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन का कंसाइंस है। ठीक है, कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो ये दो स्टेटमेंट हमें मिले, एक ग्रैनविल अस्टिन का और एक अम्बेडकर जी का। ठीक है, तो ये आइडिया कहाँ से आया था, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन है। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन को कहाँ से आइडिया मिला था, स्पेनिश से। ठीक है, कॉपी पेस्ट लंबी चली है। ठीक है, उसके फीचर्स क्या क्या है इसमें, तो इसका मतलब होता है जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसका मतलब जब स्टेट कोई पॉलिसी बनाएगा तो वो इन चीजों को ध्यान में रखेगा, ये जो प्रिंसिपल इसमें मेंशन है उसको ध्यान में रखेगा। ठीक है, और इसमें जो मतलब आर्टिकल 36 में जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट, और ये पार्ट 4 में, मतलब आर्टिकल 36 पार्ट 4 में आएगा। ठीक है, और इसका जो मतलब है वो सेम है जो पार्ट 3 में दिया है। ठीक है, हमने देखा था पार्ट 3 में आर्टिकल 12, आर्टिकल 13, वो पार्ट पार्ट मतलब स्टेट से डील करता है ना, स्टेट की डेफिनेशन, स्टेट में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो जो डेफिनेशन पार्ट 3 में है वही पार्ट 4 में भी इन्होंने लिया है, कॉपी पेस्ट मारा है। ठीक है, therefore it includes legislative, executive organs of the central and state government, all local authorities and all other public authorities in the country। ठीक है, इवन वो भी इंक्लूड होते हैं जो जो मतलब मान लो कोई प्राइवेट संस्था है, अगर गवर्नमेंट के अंडर में काम कर रही है ना, तो वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। ठीक है, फिर ये क्या, ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स रिसेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इनोमिनेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत चीजें कॉपी की गई हैं। ठीक है, उठा के रख दिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था, वो भी, वो मतलब जैसे हमारा डीपीएसपी है वो वैसे ही था वो भी। ठीक है, मतलब वो भी कुछ प्रिंसिपल्स बनाती थी, मतलब कुछ प्रिंसिपल्स थे जिनको गवर्नमेंट को फॉलो करना था जब वो कोई पॉलिसी बनाएंगे। ठीक है, तो ये था। तो अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर लाइक द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच वर इशूड इशूड टू द गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ द colonies ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये समझ लो, कह रहा है कि जो वही जो मतलब डीपीएसपी है वो उसी तरह है जैसा कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के लिए इशू करती थी कॉलोनियल गवर्नमेंट के टाइम। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत। ठीक है, व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रिंसिपल इज मेनली अनदर नेम फॉर इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन। अच्छा ठीक, ओनली डिफरेंस कौन सा है, ये इंस्ट्रक्शन जो है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए है। ठीक है, वो गवर्नर और गवर्नर जनरल के लिए था, ये लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। ठीक है, फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में क्या क्या है कि इसमें जो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल प्रोग्राम है, ठीक है, मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट बनाने के लिए वो है, वो निहित है। और इनका उद्देश्य है कि ये जो मतलब जो प्रेम्बल में जो मेंशन है ना, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, उसको कैसे प्राप्त किया जा सके, उसके लिए जो पॉलिसीज आप बनाएंगे इन सब चीजों को ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, वेलफेयर स्टेट, मतलब जो भारत सरकार है उसको उसको वेलफेयर स्टेट बननी पड़ेगी, ना कि एक पुलिस स्टेट। ठीक है, पुलिस स्टेट और वेलफेयर स्टेट में मतलब क्या है, हाँ, पुल जो वेलफेयर स्टेट होती है इसमें जो मतलब जो भी सरकार होगी वो लोगों के हितों का ध्यान रखेगी। ठीक है, लोगों के हितों का ध्यान, मतलब अगर कोई गरीब है तो उसको कैसे मतलब वेल ऑफ किया जाए, कैसे उसके लिए साधन उपलब्ध कराए जाए, मतलब नौकरी उसको दी जाए या पढ़ाई लिखाया जाए। ठीक है, अगर भूखा है तो उसको कैसे खाने की उपलब्धि दी जाए, अगर कहीं एक्सीडेंट होता है, कोई कैलेमिटी आ गई तो कैसे चीजों को सही किया जाए, वो सब है। ठीक है,
उसके बाद पुलिस स्टेट का क्या मतलब होता है? पुलिस स्टेट हाँकने का काम करती है। हाँकने का मतलब डंडा हाँकने का काम। वो हमेशा आपकी निगरानी रखेगी आप क्या कर रहे हैं, ठीक है, कड़े कड़े रूल लाएगी, ठीक है। आपकी जो मतलब फ्रीडम होगी उसको कर्टेल करेगी कि आप हमेशा एकदम वही माने, वही वही करें जो स्टेट कहे, ठीक है। वो पुलिस स्टेट होता है, ठीक है। वेलफेयर स्टेट वो आपकी भलाई देखती है, ठीक है। पुलिस स्टेट को इतना मतलब नहीं होता भले वाले से, ठीक है। आप वहां पे हैं तो आप उनको नियम फॉलो करें, वैसा, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल का मतलब बताए थे कि आप इस पे जो प्रिंसिपल्स मेंशन्ड है उसके लिए आप कोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। कि मान लो कि इसमें यूसीसी दिया है, कई बार लोग गए हैं कोर्ट यूसीसी के लिए, कोर्ट में गए हैं कि कहें कि सर आप यूसीसी को लागू करवा दीजिए, तो कोर्ट ने सीधा कह दिया कि ये काम लेजिस्लेचर का है, ठीक है। वो लोग जो नियम बनाएंगे उस हिसाब से चलेगा, ये हमारा काम नहीं है, ठीक है। तो वही चीज नॉन जस्टिसेबल मतलब आप कोर्ट में नहीं जा सकते। लेकिन फंडामेंटल राइट के केस में फंडामेंटल राइट जो है वो जस्टिसेबल है, और उसके लिए आप कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट की हमने देखा था, हाई कोर्ट की रिट्स की पावर ज्यादा है, ज्यादा वास्ट है, और सुप्रीम कोर्ट की पावर लिमिटेड है पर अच्छी है, ठीक है। तो नॉन जस्टिसेबल मतलब नॉट लीगली इन्फोर्सेबल बाय कोर्ट्स फॉर देयर वायलेशन। मतलब अगर नहीं आप जाके उसको इम्प्लीमेंट करा सकते हो, प्लस और अगर वायलेट हो गया, कोई किसी ने किसी गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई और उसमें इसको नहीं फॉलो किया डीपीएसपी को, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते कि नहीं डीपीएसपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं ये, ठीक है, ठीक है। वही चीज दोनों सेम लगा। फिर therefore government center state cannot compel to not cannot be compelled to implement them। nevertheless constitution article 37 खुद ही कहता है कि these principles are fundamental in the governance of the country and it shall be the duty of the state to apply these principles in making laws। इट शैल बी, पर इसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं है कि आप सरकार बर्खास्त कर दोगे, ऐसा कुछ कर दोगे, ऐसा कुछ है नहीं उसमें, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल दो नॉन जस्टिसेबल इन नेचर हैज द कोर्ट इन एग्जामिनिंग द डिटरमाइनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। मतलब कोई अगर लॉ बनता है, कोई लॉ बना, मान लो कि दिखने में लगता है कि वेग है बड़ा, ठीक है, और कोई कोर्ट चला गया कि सर ये लॉ बहुत वेग है और इसको मतलब इन्वेस्ट कर दीजिए, तो कोर्ट जो है वो पहले तो फंडामेंटल राइट देखेगी वायलेट हो रहा है कि नहीं, ठीक है। फिर डीपीएसपी भी देखेगी कि इसके अनुसार बनाया है कि नहीं बनाया है। अगर उसके हिसाब से बनाया डीपीएसपी के हिसाब से तो भी इसको मान लेगी कि ठीक है, हाँ लॉ सही है। तो फिर सुप्रीम कोर्ट हैज रूल्ड many times that determining the constitutionality of law, if court find that law is in question seek to give effect directive principle, it may consider such law to be reasonable in relation to article 14 equality before law और article 19 जिससे फ्रीडम मिले हैं, thus save the such law from unconstitutionality, ठीक है। अगर कोर्ट को लगता है कि जो लॉ बनाया गया और वो रीजनेबल है, ठीक है, मतलब डीपीएसपी को रियलाइज करने के लिए बनाया गया है, तो अगर वो कहीं से वॉयलेट भी कर रहा है थोड़ा बहुत आर्टिकल 14 को और आर्टिकल 19 को, तो वो मतलब उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। फिर क्या क्लासिफिकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएसपी का क्लासिफिकेशन हमने देखा कि तीन कैटेगरीज नॉर्मली हैं, ठीक है। एक सोशलिस्टिक है, दूसरी गांधीयन है और तीसरी लिबरल इंटेलेक्चुअल है। तो सोशलिस्टिक में कौन कौन सी हैं? इधर आते हैं मुद्दे पे। आर्टिकल 38 कौन सा है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल बाय सिक्योरिंग अ social order permeated by social justice, economic and political, minimize inequality in income status, facilities and opportunities, ठीक है। मतलब इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के लिए, या इकोनॉमिक इकोनॉमिक और इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इकोनॉमिक सोशल और पॉलिटी इक्वालिटी के लिए, ठीक है, इक्वालिटी, ये आर्टिकल 38। हाँ, फिर टू सिक्योर द राइट टू एडुकेट मीन्स ऑफ livelihood फॉर ऑल सिटीजन, equitable distribution of material resources, community for the common good, prevention of concentration of wealth and means of production, equal pay for uh, equal pay for equal work for men and women, preservation of health and uh, preservation of health and strength of workers, children against forcible abuse, opportunities for healthy development of children, article 39, ठीक है। जो हमने देखा था वो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, वैसे दोनों इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ठीक है, आर्टिकल 39। बाकी इसमें और भी चीजें हैं जैसे कि उनकी हेल्थ जो मतलब कंडीशन होगी, मतलब जॉब करने की कंडीशन, वो जिस सिचुएशन जॉब कर रहे हैं वो सब भी इससे रिलेटेड है, जॉब से रिलेटेड सारी चीजें, ठीक है।
फिर कौन सी है, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड लीगल फ्री एड, ठीक है, लीगल फ्री एड करके याद रखना, फ्री लीगल आर्टिकल 39 है, ये बाद में जुड़ा गया, ठीक है, ए जिसमें जुड़ा है ये बाद में जुड़ा गया है, ये पहले था और उसमें ये आर्टिकल 39 में जुड़ा गया है, प्रमोट इक्वल जस्टिस और प्रोवाइड फ्री लीगल एड, ठीक है, नालसा वगैरह इसी से बने बाद में। फिर टू सिक्योर द राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबलमेंट, आर्टिकल 41, ठीक है, मतलब राइट टू वर्क, ठीक है, राइट टू वर्क और एजुकेशन, ठीक है, और अनएम्प्लॉयमेंट के केस में वही जॉब के लिए, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट केस में जो भी ओल्ड एज है, सिक है और या डिसेबल्ड है उनके उनके केस में, टू मेक प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, आर्टिकल 42, हमने देखा था मैटरनिटी रिलीफ के लिए वो लॉ बना है, ठीक है, कि 6 महीने का वो उनको लीव दिया जाएगा अगर प्रेग्नेंट है वुमेन, तो उसी के केस में है ये कि अगर वो मतलब मैटरनिटी लीव का जो प्रोविजन आया प्रावधान है वो आर्टिकल 42 में है ऑलरेडी, ठीक है, तो उसी को ही लेके लॉ बनाया गया बाद में। तो अब ये नहीं कर कोई कह सकता है कि नहीं पैटर्निटी लीव होना चाहिए और पुरुषों को नहीं दे रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन हुआ, नहीं भाई, मैटरनिटी लीव का मेंशन है आर्टिकल 42 में, तो उस हिसाब से लॉ बनाया जा सकता है और बनाया गया है, ठीक है। टू सिक्योर अ लिविंग वेज, a decent standard of life and social and cultural opportunity for all workers, आर्टिकल 43, ठीक है, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ ये ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, लिविंग वेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है, ये भी बाद में आया है, ठीक है, मतलब आर्टिकल ये बाद में ऐड किया गया, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है, इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ये इंटॉक्सिकेशन शायद ये रिलेटेड है कि इंटॉक्सिकेशन को रोकना भी इसी में आर्टिकल 47 में, ठीक है, नहीं इंटॉक्सिकेशन, चलो इसमें इसमें क्यों न्यूट्रिशन की बात है, न्यूट्रिशन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड और पब्लिक हेल्थ, ठीक है, न्यूट्रिशन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ, ये तीन चीजें आर्टिकल 47, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल थे, ठीक है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो होते हैं उससे रिलेटेड था, कौन कौन सा है, पहला है आर्टिकल आर्टिकल 38, फिर 39, 39A, 41, 42 और 43A, 47, ठीक है, इतने सारे आर्टिकल ये सोशलिस्ट प्रिंसिपल को दिखाते हैं कि हमारे यहाँ मेंशन है। फिर गांधीयन प्रिंसिपल जो गांधीयन आइडियोलॉजी से रिलेटेड है, वो प्रिंसिपल, जैसे गांधी जी क्या कहते थे कि विलेज पंचायत होनी चाहिए, ठीक है, तो ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत वाला आर्टिकल 40, ठीक है, और कॉटेज इंडस्ट्रीज होनी चाहिए थी, उनका कहना था कि बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है, छोटी छोटी इंडस्ट्री होनी चाहिए, यानी कॉटेज इंडस्ट्री का प्रमोशन, आर्टिकल 43। फिर उनका कहना था कि जो मतलब लोग जो लोग हैं वो मैनेज करें किसी एक इंडस्ट्री को, ठीक है, किसी बड़ी इंडस्ट्री, अगर बड़ी इंडस्ट्री हो तो उसको लोग मैनेज करें, तो कोऑपरेशन होना चाहिए, ठीक है, कोऑपरेशन होगा लोगों के बीच में तब करेंगे, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक कंट्रोल होना चाहिए किसी भी उसके उसका, ठीक है, मतलब जो भी कंपनी है या कुछ भी है। उसके बाद जो पिछड़े या वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए, तो इंटरेस्ट ऑफ एससीज एंड वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड एक्सप्लॉइटेशन, ठीक है, हरिजन जिनको खा गया छुआछूत को वो हटाने के लिए या उनके उद्धार के लिए, ठीक है, तो आर्टिकल फिर टू प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, वो मतलब मदिरा या उसके सेवन के खिलाफ भी थे कि ये चीजें सामाजिक बुराइयां बढ़ाती हैं, ठीक है, तो ड्रग्स और ड्रिंक्स इंटॉक्सिकेशन के खिलाफ आर्टिकल 47, ठीक है, टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउस, ठीक है, जो भी दूध देने वाले जानवर हैं, ठीक है, काऊ और अलग जैसे मान लो कि भैंस भी है, ठीक है, और अब और भी कोई जानवर हो तो उनको बचाने के लिए और उनके उनके मतलब ब्रीड को भी इम्प्रूव करने के लिए आर्टिकल 48, तो ये सारे गांधीयन प्रिंसिपल थे जिनको इनकॉर्पोरेट किया गया डीपीएसपी में, आर्टिकल 40, आर्टिकल 43, 43B, 46, 47, 48, ठीक है, लाइन से ही है ज्यादातर। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल मतलब होता है कि वो जो दिखाएं कि सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है उसके लिए, ठीक है, तो इसमें कौन से हैं, आर्टिकल 44 यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है, आजकल आप बहुत न्यूज़ सुन रहे होंगे, टू प्रोवाइड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन अंटिल दे कंप्लीट द एज ऑफ 6 years, ठीक है, बच्चों को शिक्षा का अधिकार, आर्टिकल 45 में, खासकर जो 6 साल से कम के बच्चे हैं, और तो ये बढ़ा दिया 14 साल तक कर दिया गया ना, इसमें 6 साल तक मिशन था, 14 कर दिया गया, टू ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री ऑन मॉडर्न साइंटिफिक लाइन्स, ठीक है, प्रोग्रेसिव का निशानी है ये,
कि आप साइंस वाली चीजों को अपना रहे हो, अपनी ट्रेडिशनल चीजों में इंक्लूड कर रहे हो, ठीक है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द इन्वायरमेंट एंड टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये बाद में ऐड किया गया है, लेकिन इसका वही मतलब है कि जो इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट है, वाइल्ड लाइफ है, उनको प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फिर टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स, प्लेस एंड ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट विच आर डिक्लेयर टू बी नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है। जो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें हैं, मॉन्यूमेंट्स है, प्लेस या कुछ और चीज हुआ, उसको बचाना, उसको उसकी रक्षा करना, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, जो जुडिशरी है उसको एग्जीक्यूटिव से अलग रखना, ठीक है। ये जुडिशरी की इंडिपेंडेंस बनाए रखना आर्टिकल 50 में है। इसी बेस पर ही एनजैक को खारिज किया गया था, एनजैक को हटाया गया था ना, एनजैक उसको हटाया गया था। फिर टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी एंड मेंटेन जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशन बिटवीन नेशंस, to foster respect for international law and treaty obligation and to encourage settlement and international dispute by arbitration, आर्टिकल 51 में, ठीक है। इंटरनेशनल पीस वगैरह के लिए हैं, ठीक है। तो ये तीन मेन था, हमने देखा कि कैसे कैटेगराइजेशन किया गया है। उसके बाद नए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन से हैं जो ऐड किए गए थे, 42nd अमेंडमेंट से ऐड किए गए हैं, ठीक है। और इसमें कौन कौन से हैं, पहला था टू सिक्योर अपॉर्चुनिटी फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये था, ठीक है। उसके साथ कौन सा जोड़ा गया, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू पुअर्स, आर्टिकल 39 है, ठीक है। फिर फिर उसके बाद कौन सा है, टू टेक स्टेप टू सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, आर्टिकल 43A, ठीक है। मतलब जो वर्कर हैं उनका पार्टिसिपेशन जो इंडस्ट्री को मैनेज करने के लिए, इसीलिए हमने देखा कि बाद में जो यूनियन बनते हैं, वर्कर्स यूनियन, ठीक है, ये लेबर यूनियन, वो इसी के अंडर में आते हैं, ठीक है, लेबर यूनियन इसी के अंडर में आते हैं। और डिफरेंट लॉ ने उनको रिकॉग्नाइज किया है, जो लेबर लॉज होते हैं, लेबर लॉज, ठीक है, लेबर लॉज ने जो लेबर यूनियन होते हैं उनको रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। ठीक है, लेबर लॉज ने लेबर यूनियंस को रिकॉग्नाइज किया कि इतने परसेंट वर्कर होंगे उस उसी एसोसिएशन में, तो वो बार्गेन कर सकता है, ऐसे करके 10%, 20%, जो भी होगा, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, याद नहीं है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये आर्टिकल 48 से है। तो ये चार चीजें आर्टिकल 42nd अमेंडमेंट से, आर्टिकल कह रहे हैं 42nd अमेंडमेंट 1976 में ऐड की गई थी, ठीक है। फिर 44th अमेंडमेंट आया था और उसमें एक और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऐड किया गया था, कौन सा, मिनिमाइज द इनइक्वालिटीज इन इनकम स्टेटस, फैसिलिटेट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज, आर्टिकल 38, ठीक है। 39 था, 38, ठीक है, ये ऐड किया गया था। 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इसमें जो 45 का सब्जेक्ट मैटर था उसको चेंज किया गया, उसमें एलिमेंट्री एजुकेशन वाला जोड़ा गया था, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन आर्टिकल 21A के तहत मतलब बाद में इंट्रोड्यूस किया गया ना, इसी में, ठीक है, जोड़ी आर्टिकल 45 को चेंज किया गया, और एलिमेंट्री एजुकेशन जो 14 साल से कम के बच्चे हैं उनको पढ़ाने का, ठीक है। इसमें लिखा है कि एज ऑफ 6 years, पहले पता नहीं, पहले भी इतना ही था क्या, अर्ली चाइल्डहुड केयर और बच्चों को शिक्षा 6 साल के पहले तक, और ये बढ़ा के 14 कर दी गई मेरे ख्याल से। 97th अमेंडमेंट एक्ट 2011, ये कोऑपरेटिव सोसाइटी रिलेटेड है, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बताया था मैंने, दो तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी होती हैं, एक जो एक ही स्टेट में काम करती है और एक जो मल्टीपल स्टेट में काम करती है, ठीक है। तो वो तो जो मल्टीपल स्टेट में काम करती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, ठीक है। और जो एक ही स्टेट में काम कर रही है, एक ही इसी स्टेट के अंदर में, उसको वो स्टेट गवर्नमेंट की उस वो जो जिस स्टेट में काम कर रही है वहां की गवर्नमेंट उसको कंट्रोल कर सकती है, मतलब उसके लिए लॉ बना सकती है, ठीक है। फिर इट रिक्वायर्स द स्टेट टू प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शंस, डेमोक्रेटिक कंट्रोल एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। ये आया था 43B, वही जोड़ा गया था 97th अमेंडमेंट 2011 से, ठीक है। फिर सैंक्शन बिहाइंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सर बी एन राव, अच्छा बता रहे कि क्या लॉजिक या क्या रीजन रहा होगा, ठीक है। बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे, भाई इनका नाम याद रखना, सर बी एन राव कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, इन्होंने एडवाइस किया था कि कैसे संविधान बनाना है, या जो भी लोगों ने लग रहा होगा कंफ्यूजन में है तो उनसे पूछ लेते हैं, ठीक है। तो दो कैटेगरीज हैं, उनका सुझाव जो था कि दो कैटेगरी में रखना चाहिए, जस्टिस सिविल और नॉन जस्टिस सिविल, एक जिनको मतलब जिनको कोर्ट के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा सके, अगर या उनका इन्फ्रिंजमेंट हो तो कोर्ट जा सके, और दूसरा नॉन जस्टिसेबल, जिसको मतलब ना हो कि अगर इन्फ्रिंज हो या इम्प्लीमेंट हो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी ने एक्सेप्ट कर लिया था,
और फंडामेंटल राइट जो था वो पहला था जस्टिसेबल वाला, और जो दूसरा वाला था उसको डीपीएसपी बनाया गया, ठीक है। तो सही है। तो डी हमने देखा फंडामेंटल राइट पार्ट 3 में है और डीपीएसपी पार्ट 4 में है, ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर नॉन जस्टिसेबल, द कॉन्स्टिट्यूशन make it clear that these principles are fundamental in governance of country and it shall be the duty of state to apply these principles in making laws। तो ये लाइन याद रखना। क्यों? क्योंकि ये लाइन पूछी जा चुकी है यूपीएससी में। आर्टिकल नहीं मेंशन करेंगे लेकिन ये मेंशन कर देंगे डीपीएसपी ऐसा ऐसा है, ठीक है। आप सोचोगे कि यार इसमें तो शैल लिखा है, शैल लिखा है तो गलत होना चाहिए क्योंकि ये उस पर कंपलसरी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन है, यही लाइन है और ये एग्जैक्ट लाइन है और ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो दस दे इम्पोज अ मोरल ऑब्लिगेशन, ये मोरल ऑब्लिगेशन लगाते हैं, कोई वैसे लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होते हैं ऑन द स्टेट अथॉरिटीज फॉर एप्लीकेशन, बट रियल फोर्स बिहाइंड देम इज पॉलिटिकल, ठीक है। अगर कोई किसी का खुद का किसी जो गवर्नमेंट है या पार्टी है उसका खुद का कोई उद्देश्य होगा, जैसे मान लो कि इस समय जो रूलिंग पार्टी है वो चाहती है कि यूसीसी लागू हो, वो लागू करेगी। अगर कोई दूसरा हो जाएगा, दूसरी पार्टी आएगी तो उसका उसका कोई वो कंपल्शन नहीं है, उसका मन नहीं है तो नहीं करेगी, ठीक है। फिर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर observed that no ministry responsible to the people can afford light-heartedly to ignore the provisions of Part 4 of the Constitution. Similarly, Dr. Ambedkar said, Constituent Assembly that a government which rests on popular vote can hardly ignore the directive। अच्छा, इन लोगों ने जो मतलब इन लोगों ने ज्यादा भरोसा किया था सरकार पे, जो भी गवर्नमेंट आएगी उनका कहना था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में हम इतनी अच्छी अच्छी चीजें मेंशन कर दे रहे हैं कि कोई भी गवर्नमेंट जो बनेगी वो इनको इग्नोर नहीं कर पाएगी। जो पॉपुलर गवर्नमेंट होगी उसको ये सारी चीजें इंप्लीमेंट करनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये लोगों के वेलफेयर से जुड़ी चीजें हैं, ठीक है, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशन मेड द डायरेक्टिव प्रिंसिपल नॉन जस्टिसेबल एंड लीगली नॉन इन्फोर्सेबल। क्यों कहा? क्योंकि अपने पास शुरू में इतने रिसोर्सेस नहीं थे, ठीक है। अब मान लो कि कहा जा रहा है कि समाज में समानता होनी चाहिए, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल। तो भाई समानता कहाँ से लाओगे? इकोनॉमिक, अपने पास इतने रिसोर्सेज नहीं कि सबको हम जमीन खरीदवा दें, ठीक है, सबको जमीन बांट दें, सबको नौकरी दे दें, ठीक है, इतना तो रिसोर्सेज नहीं था। या कोई और भी मान लो, ठीक है, उस समय की जो सोशल कंडीशन थी वो थोड़ी अलग थी, यूसीसी उस समय लागू करते तो हो सकता है दंगे हो जाते, ठीक है, वो सब बात थी। फिर द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन अ वे टू देयर इम्प्लीमेंटेशन। अब जैसे जो काफी लिबरल चीजें हैं, जो बहुत लिबरल चीजें हैं, अगर उनको इम्प्लीमेंट करोगे तो जो मतलब जो कम पढ़े लिखे लोग उनको दिक्कत होगी, एक तो वो समझ नहीं पाएंगे, दूसरा उनको विरोध विरोध भी होगा इस चीज का, ठीक है। तो इसलिए उसको नहीं इम्प्लीमेंट किया, इसलिए इसको कहा कि नॉन जस्टिसेबल या नॉन इन्फोर्सिबल होगा, ठीक है। फिर न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडिया विद इट्स मेनी preoccupations might be crushed under the burden unless it was free to decide the order, ठीक है, at that time, the place and the mode of fulfillment them, ठीक है। इसमें कहा कि ठीक है, हमने मेंशन कर दिया है प्रिंसिपल, पर ये जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट ऑफ द डे होगी, उसके मूड पर होना चाहिए कि वो इम्प्लीमेंट करेगी या नहीं, ठीक है। ऐसा ना हो कि हम ये अपनी इच्छाएं उनके ऊपर थोप रहे हो कि नहीं भाई तुम इम्प्लीमेंट ही करो इसको, ठीक है। तो अगर वो नहीं, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होगी इसको मैनेज करने की, तो वो मतलब प्रेशर में आ जाएगा और हो सकता है ना फंक्शन कर पाए जैसा डिजायर्ड है, ठीक है। तो इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर थे उन्होंने मतलब एकदम से वो नहीं किया, बस ये कहा कि ठीक है, जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाएगी तो इनको ध्यान में रखेगी कि वो पॉलिसी जो बना रहे हैं वो लोगों के वेलफेयर के लिए। क्रिटिसिज्म क्या है? कोई लीगल फोर्स नहीं है, ठीक है। केटी शाह ने इसको कहा कि इट इज पायस सुपरफ्लूशियस इन कंपेयर देम विद चेक ऑन अ बैंक पेबल ओनली व्हेन द रिसोर्सेज ऑफ द बैंक परमिट, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि केटी शाह ने कहा कि ये बहुत ज्यादा सुपरफ्लूशियस है कि मतलब वेक टाइप का है, और ये एक तरह का वो चेक है जो एक बैंक के ऊपर है, और वो तभी हम कैश करा सकते हैं जब बैंक के पास पूरा रिसोर्सेज होगा, ठीक है। मतलब बैंक को ऑब्लिगेशन नहीं है कि कब पे करना है, जब बैंक का मन करेगा तब पे करेगा, वैसा, ठीक है। फिर नसीरुद्दीन ने क्या कहा था कि नो बेटर देन ईयर्स रेजोल्यूशन विच आर ब्रोकन ऑन 2 जनवरी, ठीक है। नसीरुद्दीन ने कहा कि ये जैसे न्यू ईयर का रेजोल्यूशन होता है और 2 जनवरी को टूट जाता है, वैसा ही है ये भी। टीटी कृष्णाचार्य ने कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अ वेरिटेबल डस्टबिन ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है भाई, कुछ ज्यादा ही हो गया, ठीक है। आई वाज क्या कहा? मोरल ह्यूमिलिटी, अच्छा। केसी वेयर कॉल्ड देम मैनिफेस्टो ऑफ एम्स एंड एस्पिरेशन, ठीक है। केटी वेयर ने कहा था कि ये एक तरह का मैनिफेस्टेशन है, किसका? एम और एस्पिरेशन का मैनिफेस्टो है,
और ये मोरल ह्यूमिलिटी को सर्व करेगा। सर आइवर जनी ने कहा कि ये पायस एस्पिरेशंस हैं, मतलब उनके वो क्या करना चाहते हैं उससे रिलेटेड है, ठीक है। फिर इलॉजिकली अरेंज्ड, मतलब ये क्रिटिसिज्म है कि इलॉजिकली अरेंज हैं जो डीपीएसपी हैं, ठीक है, क्योंकि वो प्रॉपरली क्लासिफाइड नहीं है कि क्या क्या है क्या क्या नहीं होने चाहिए। बस वो तो हमने डिसाइड किया ना बाद में कि ठीक है ये गांधीयन प्रिंसिपल है, ये सोशल प्रिंसिपल है, ये लिबरल प्रिंसिपल्स हैं, लेकिन इसमें ऐसे एक साथ नहीं है कहीं, उनका जहां मन कहा है रख दिया क्या, ठीक है। तो वो मिक्स हो जा रहे हैं उसमें। खैर ये कोई बहुत तगड़ा क्रिटिसिज्म नहीं है। फिर कहा कि कंजर्वेटिव है। आइवर्जनी ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो किस पे बेस है, पॉलिटिकल फिलोसफी पे, 19वीं शताब्दी की पॉलिटिकल फिलोसफी पे बेस है, ठीक है। उन्होंने कहा कि द घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड बीट्रिस वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ टेक्स्ट, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस द फेबियन socialism without the socialism. अच्छा. He opened that directives are deemed to be suitable in India in the middle of 20th century. The question whether they are suitable for the 21st century cannot be answered, but it is quite probable they will be entirely outmoded. अच्छा. तो कहना है कि जो ये डीपीएसपी बनाया गया ये 19th सेंचुरी के हिसाब से बनाया, जो 19th सेंचुरी इंग्लैंड है उनके हिसाब से बनाया गया, ये अभी के हिसाब से नहीं है। 20th सेंचुरी में कैसे भी रगड़ के चल जाएगा, लेकिन 21st सेंचुरी में ये सुटेबल होगा या नहीं, नहीं कह सकते अभी, ठीक है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट इसमें बताया, के संथान एक मेंबर थे, उन्होंने कहा कि जो डायरेक्टिव्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट को लीड करते हैं। कैसे, किस किस के बीच में, स्टेट और सेंटर के बीच में, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में, ठीक है। उनका कहना था कि जो सेंटर है वो स्टेट को डायरेक्शन देगा कि वो कोई चीज इंप्लीमेंट करे, और स्टेट जो है नॉन कंप्लायंस करता है तो वो सरकार को डिसमिस कर सकते हैं, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर देते हैं। वैसे प्राइम मिनिस्टर के केस में कि अगर वो बिल वायलेट होता है, मतलब डीपीएसपी को वायलेट करता है और पार्लियामेंट पास करती है उससे, तो प्रेसिडेंट उस बिल को रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, कि ये जो है डीपीएसपी को मतलब वो नहीं फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब समस्या क्या है कि जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट क्या कहते हैं कि वो जो गवर्नमेंट कहेगी या कैबिनेट मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर कहेगा वही फॉलो करना पड़ेगा उनको, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। ऐसे ही जो गवर्नर और स्टेट चीफ मिनिस्टर है उनके बीच में भी यही कॉन्फ्लिक्ट होगा, ठीक है। फिर यूटिलिटी क्या है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं उसका महत्व क्या है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसमें लिखा है कि क्रिटिसिज्म जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो जरूरी नहीं कि वो उसकी वही दर्शाए कि मतलब ये बेकार है, ऐसा नहीं है। तो एलएम सिंघवी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि डायरेक्टिव आज द लाइफ गिविंग प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दे कॉन्स्टिट्यूट द स्टेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स फिलोसफी ऑफ सोशल जस्टिस, ठीक है। उनका कहना है कि जो डीपीएसपी है वो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सोशल जस्टिस वाली फिलोसफी है उसको दर्शाता है, ठीक है। एमसी चांगला जो फॉर्मर सीजीआई थे, उन्होंने क्या कहा था कि इफ ऑल द प्रिंसिपल्स आर फुली कैरिड आउट आवर कंट्री वुड इंडीड बी अ हेवन ऑन अर्थ, इंडिया वुड देन बी नॉट ओनली डेमोक्रेसी इन पॉलिटिकल सेंस बट also welfare state looking after the welfare of its citizens, ठीक है। ये सब के अलग अलग मतलब मत थे इसको लेके कि क्या सोचते हैं लोग। क्रिटिसिज्म कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया, कुछ लोगों ने इसकी मतलब तारीफ भी की, ठीक है, प्रेज भी किया इसका। तो अम्बेडकर जी ने कहा कि इसमें कई इंपॉर्टेंट वैल्यू मेंशन है, जैसे इकोनॉमिक डेमोक्रेसी वाली, ठीक है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी वाली। एक ग्रैंडवेल अस्टीन ने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो जो सोशल रेवोल्यूशन के गोल्स हैं उनको मतलब बढ़ाने के लिए ये बनाया गया है, ठीक है। फिर बी एन राव जो अभी देखा था हमने, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे, उन्होंने कहा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो एक तरह के मोरल प्रिसेप्ट्स हैं फॉर द अथॉरिटीज ऑफ द स्टेट, दे हैव द दे हैव एट लीस्ट एन एजुकेटिव वैल्यू, मतलब ये जो स्टेट की अथॉरिटीज होंगी उनको एजुकेट करने के लिए ये वैल्यूज काम आ सकती हैं, उनका कहने का मतलब है, ठीक है। एमसी सत्तरवाड़ ये अटॉर्नी जनरल थे, इन्होंने कहा था कि ऑल्दो कन्फर नो लीगल DPSP confer no legal rights and creates no legal remedies are significant and useful in the following ways। किस किस तरह से भैया, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं। अच्छा, जैसे कि पिछली बार देखा था गवर्नर जनरल और गवर्नर के केस में, ठीक है, ये इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है कि जो अथॉरिटीज हैं, जो सारी अथॉरिटीज हैं इंडिया यूनियन की, वो एक तरह इसको मतलब इनको उनको एक तरह से रिकमेंडेशन है कि वो इसको फॉलो करें, इसको देखें, ठीक है।
They remind them the basic principles of the new social and economic order which the constitution aims at building. ठीक है, but they have served as useful beacon lights to the courts. They have helped the court in exercising their power of judicial review and that is power to determine constitutional. अच्छा, दो चीजें कही हैं कि एक जो स्टेट अथॉरिटीज हैं उनको पता चलेगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, ठीक है। उनको एक मतलब मिलेगा कि जो हमारे यहाँ का सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर है अगर उसको मेंटेन करना है, सही करना है, तो इसके थ्रू कर सकते हैं। दूसरा, जो कोर्ट्स हैं उनको हेल्प मिलेगी कि कोई अगर लॉ है उसको वैलिडिटी देने में या इनवैलिड करार देने में इन डीपीएसपी के सहारे। ठीक है। फिर they form the dominating background of all the state actions, legislative, executive, and also a guide to the court in all some respect. ठीक है, they amplify the preamble. ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स also play the following role. कौन कौन से रोल प्ले करते हैं? हाँ, facilitate and facilitate stability and continuity in domestic and foreign policies in political, economic and social sphere in spite of change in party power. क्योंकि मतलब ये तो कांस्टेंट है ना डीपीएसपी, पार्टी कोई भी आएगी तो उसको ये सब वो सारे प्रिंसिपल जो लिखे हैं उसमें उसको फॉलो करना पड़ेगा, कैसे भी मन मार के भी सही लेकिन फॉलो करना पड़ेगा। तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कौन सी पार्टी पावर में है। दे आर सप्लीमेंट्री इन फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन। ठीक है, ये एक तरह के सप्लीमेंट्री जो हमारे एफआर्स हैं, दे आर intended to fill the vacuum in part 3 by providing for special for social and economic rights। ठीक है, तो हम ये क्रिटिसिज्म देखा था कि जो पार्ट 3 में मेंशन हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो मोस्टली क्या है, पॉलिटिकल राइट्स हैं। ठीक है, पॉलिटिकल राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं। तो अब इसमें सोशल राइट, सोशल और इकोनॉमिक राइट, इकोनॉमिक राइट्स नहीं थे उसमें, तो वो किस में आ गए भाई, डीपीएसपी में। ठीक है, डीपीएसपी में आ गए। ठीक है, तो अब डीपीएसपी उनको एक तरह से इनरिच कर रही है। ठीक है, their implementation their implementation create a favorable atmosphere for the full and proper enjoyment of fundamental right by citizens. Political democracy without economic democracy has no meaning। ठीक है, अगर इकोनॉमिक डेमोक्रेसी नहीं है तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, सही बात है कि अगर कोई बंदा गरीब है तो ये थोड़ी सोचेगा कि उसको इलेक्शन लड़ना है, और इलेक्शन अपने यहाँ लड़ना भी मुश्किल है, मतलब महंगा है, कहते हैं ना कि, और जो गरीब बंदा है तो वो कैसे इलेक्शन लड़ेगा, वोट ही दे पाएगा। They enable the opposition. They enable the opposition to exercise influence and control over the operations of the government. Opposition can blame the ruling party on the ground that its activities are opposed to the directives। ठीक है, कह रहा है कि पॉलिटिक्स के केस में अपोजिशन को भी एक हथियार मिल जाएगा कि वो गवर्नमेंट को कंट्रोल और वो कर सके, क्वेश्चन कर सके कि वो जो डीपीएसपी है उनको नहीं फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, डीपीएसपी नहीं फॉलो कर रहे हैं तो ये भी गलत है। They serve as crucial text on performance of the government। ठीक है, people can examine the policies and programs of the government in light of these constitutional directions declarations। ठीक है, they serve as a common political manifesto। A ruling party irrespective of its political ideology has to recognize the fact that these principles are intended to be guided philosopher and friend। देखो, philosopher and friend, guide philosopher and friend इन इट्स लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव एक्ट। ठीक है, ठीक है, तो ये समझ क्या पॉइंट निकल गया है भाई, डीपीएसपी जो है, डीपीएसपी जो है वो गाइड किसका है, गाइड है, फिलोसफर है और फ्रेंड है। ठीक है, फ्रेंड फिलोसफर गाइड कैसे भी कह लो, बात वही पड़ी। ठीक है, फ्रेंड फिलोसफर गाइड है किसका, लेजिस्लेटिव का और एग्जीक्यूटिव का। ठीक है, दोनों का फ्रेंड फिलोसफर गाइड है। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये कॉन्फ्लिक्ट हमने देखा था पर अभी फिर से देख लेते हैं क्योंकि आ गया है तो देखते हैं। ठीक है, अभी आपने देखा कि आर्टिकल 37 है वो एक तरह का मोरल ऑब्लिगेशन देता है स्टेट को कि वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, और कुछ कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी आ गया है कि जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने जाते हैं, जब आप डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करोगे, डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करोगे तो कई बार वो फंडामेंटल राइट से टकराएगा, फंडामेंटल राइट से टकरा के हमने देखा था वाला केस। हाँ, क्या नाम था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट के उसको हटाना पड़ा बाद में। तो इसी में हमने देखा कि ये इंपॉर्टेंट है केस चंपकम दोराई राजन केस 1951। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इन केस ऑफ एनी कंफ्लिक्ट बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल द फॉर्मर प्रिवेल्स। ठीक है, ठीक है, मतलब उसमें फॉर्मर मतलब पहला वाला फंडामेंटल राइट प्रिवेल करेगा, डीपीएसपी नहीं प्रिवेल करेगा। ठीक है, इट डिक्लेयर्स दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैव
हैव टू कन्फर्म टू एंड रन सब्सिडरी टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ये अभी इसमें सीक्वेंस भी दिया होगा कि कब कब सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूल दिया, उस हिसाब से ही बाद में अमेंडमेंट्स हुए और बाद में जो फाइनल निकल के आया वो भी देखेंगे। तो चंपकई दोहराए राजम 1951 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा चंपकई दोहराए राजन केस में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो फंडामेंटल राइट्स वो सुपीरियर हैं डीपीएसपी के। ठीक है, ये समझा। उसके बाद is also held that fundamental rights could be amended by parliament by enacting constitutional amendment act। दो चीजें निकल के आई, पहला कि फंडामेंटल राइट वो सुपीरियर है डीपीएसपी से, और दूसरा क्या कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है, फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। हाँ, ये दो चीजें इसमें से निकल के आई थी। फिर चौथा अमेंडमेंट जो आया था 1955 में, चौथा अमेंडमेंट जो आया था 1955 में, और 17th अमेंडमेंट आया था 1964 में, वो कुछ डायरेक्टिव्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आया था। ठीक है, अच्छा पहला छूट गया, पहला, चौथा और 17वां, ये तीन अमेंडमेंट आए थे कुछ डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके बाद कई सारे केस आए, एक गोलकनाथ केस था 1967 में। ठीक है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे और एनी फंडामेंटल राइट which are sacrosanct in nature। In other words, court had that fundamental right cannot be amended for implementation of DPSP। ठीक है, अभी यही ऊपर वाला यही सिचुएशन चल रहा है कि गोलकनाथ केस आया था 1967 में। ठीक है, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप फंडामेंटल राइट को एवरेज नहीं या एवरेज जो वायलेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, उनको हटा नहीं सकते हो किसी भी डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। मतलब यहाँ पे भी फंडामेंटल राइट बड़ा है डीपीएसपी से। ठीक है, डीपीएसपी से बड़ा है। ठीक है, इस वाले केस गोलकनाथ केस में भी यही कहा। ठीक है, उसके बाद पार्लियामेंट ने फिर से अमेंडमेंट किया। गोलकनाथ केस जब आया था उसके बाद 24th अमेंडमेंट एक्ट आया 1971 में। ठीक है, और 25th अमेंडमेंट आया 1971 में। और इसमें कहा 24th अमेंडमेंट में क्या कहा था इन्होंने कि पार्लियामेंट हैज द पावर टू एब्रिज और टेक अवे एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय इनेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और 25th अमेंडमेंट एक्ट में कहा कि एक आर्टिकल इंसर्ट किया था, आर्टिकल 31 सी, जिसमें क्या क्या था, ये हमने देखा था ना 31 सी वाला अभी पीछे फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या क्या मेंशन था। नो लॉ नो लॉ विच सीक टू इम्प्लीमेंट सोशलिस्टिक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन आर्टिकल 39 बी एंड सी shall be void on the ground contribution to fundamental rights conferred by Article 14 equality before the law and equal protection of law, and Article 19 protection of six rights in the respect of speech, assembly, movement, etc. and Article 31 right to property। ठीक है, तो आर्टिकल 31 और आर्टिकल नहीं ये जो था अमेंडमेंट 24th अमेंडमेंट पे इन्होंने कहा कि पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अपने हिसाब से ले सकती है और उनको एब्रिज कर सकती है, यानी अमेंड कर सकती है, अमेंड और मतलब खत्म दोनों कर सकती है। ठीक है, ये आर्टिकल मतलब 24th अमेंडमेंट में कहा था। 25th अमेंडमेंट कह रहे हैं कि एक आर्टिकल इंसर्ट किया गया था 31 सी, और इसमें क्या क्या प्रोविजन था। पहला कि जो सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं आर्टिकल 39 बी और सी, उनको अगर इम्प्लीमेंट करने में कोई भी जो फंडामेंटल राइट है, खासकर आर्टिकल 14 और आर्टिकल 16 अगर वायलेट होता है तो वो एवरेज नहीं होंगे। ठीक है, 14, 19 और 31 अगर ये एवरेज होते हैं, ये इनको कोई नुकसान होता है तो वो वायलेट नहीं, वो मतलब वो नहीं माने जाएंगे इनवैलिड। ठीक है, ठीक है। और फिर उसके बाद कहता है नो लॉ कंटेनिंग अ डिक्लेरेशन फॉर गिविंग इफेक्ट टू सच पॉलिसी शैल बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट डज नॉट गिव इफेक्ट टू एनी सच पॉलिसी। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कोई भी लॉ ऐसा बनाया जाए कि जिसमें मतलब इन पॉलिसीज डीपीएसपी को नहीं देखा गया है, तो उनको कोर्ट में नहीं क्वेश्चन कर सकते हो कि ये मतलब ये पॉलिसी जो है वो डीपीएसपी पे नहीं बनी है। ठीक है, ठीक है, उसको कोर्ट में नहीं जाके चैलेंज कर सकते हो कि ये डीपीएसपी क्यों नहीं फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसी की बात केशवानंद भारती केस किया गया था। केशवानंद भारती का इसका जजमेंट आया था 1973 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रोविजन 31 सी में मेंशन है कि जो है जिसमें जुडिशियल रिव्यू को हटा रहे हैं। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है। ठीक है, तो ये वाला जो केस है ये वाला। ठीक है, ये ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें
जो जुडिशियल रिव्यू पावर है, जुडिशियल रिव्यू पावर जो सुप्रीम कोर्ट की है उसको ले रहे हैं, तो ये गलत है कि क्योंकि जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको नहीं ले सकते, ठीक है। और जो पहला प्रोविजन था, इसमें जो पहला प्रोविजन था आर्टिकल 31C का, उसको रखा कि ये वैलिड है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। पहला प्रोविजन क्या था कि कोई भी लॉ अगर सोशलिस्टिक प्रिंसिपल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मतलब सोशलिस्टिक प्रिंसिपल कौन से, जो आर्टिकल 39B और C में मेंशन है, अगर वो आर्टिकल 14, 19 और 31 को वायलेट करते हैं तो वो इनवैलिड नहीं होंगे, ठीक है। तो वो वाला मान लिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसको नहीं माना, इसको मान लिया था, ठीक है, इसको मान लिया था। केशवन भारती केस नाम देखा, इसी में ही बेसिक फीचर आया, इसी में ही कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का भी पावर दिया गया, एक तरह से कहा गया कि आप अमेंड कर सकते हो लेकिन एवरेज नहीं कर सकते हो, नुकसान नहीं कर सकते, इंग्लिश कर सकते हो अमेंडमेंट के थ्रू। Fundamental right or directive principle, they are negative right as they prohibit the state from doing certain things, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये पॉजिटिव राइट माने जाएंगे क्योंकि स्टेट को कहते हैं कि तुम ये चीजें करो, ठीक है। तो फंडामेंटल राइट जस्टिसेबल है, आप इनके लिए कोर्ट जा सकते हो अगर वायलेट हुए तो। ये डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, आप कोर्ट नहीं जा सकते, कोई मतलब नहीं है कि आप वहां पे जाओ, कहते नहीं कि हम इक्वलिटी नहीं मिल रही, इक्वलिटी दिलाओ, ठीक है, नहीं हो सकता। दे एम एट एस्टेब्लिशिंग पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, हमने देखा कि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो ज्यादा इनका फोकस किस पे है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी पे, ठीक है। लेकिन जो डीपीएसपी है वो सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी पर ज्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। ये इनके पास लीगल सैंक्शन है, लीगल सैंक्शन मतलब इनको आप कोर्ट के थ्रू, अगर वायलेट हो तो कोर्ट के थ्रू सही करवा सकते हो। इसमें सिर्फ मोरल और पॉलिटिकल सैंक्शन देते हैं, ठीक है, कि अगर ये मतलब अगर ये कोई फॉलो नहीं करता या वायलेट हो तो आप कुछ कर नहीं सकते हो, ये कह सकते हो अरे इन्होंने गलत किया बस, ठीक है। लेकिन इसके सजा मिल सकती है अगर वायलेट हुए तो, ठीक है। फिर दे प्रमोट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल हैंस आर पर्सनल एंड इंडिविजुअलिस्टिक, ठीक है। ये जो किसी व्यक्ति का खुद का जो व्यक्तिगत चीजें, व्यक्तिगत वेलफेयर है उसको प्रमोट करती हैं, ठीक है। और ये जो कम्युनिटी वेलफेयर है, ठीक है, तो सोसाइटेरियन और सोशलिस्टिक है ये वाले डीपीएसपी, ठीक है। दे डू नॉट रिक्वायर एनी लेजिस्लेशन, ये अपने आप में ही जो फंडामेंटल में जो मेंशन है चीजें, वो अपने आप में ही एक तरह से लॉ है, ठीक है। लेकिन डीपीएसपी अपने आप में इसको अब इम्प्लीमेंट करने के लिए लेजिस्लेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और फिर जो अगर फंडामेंटल राइट कहीं से वायलेट होते हैं तो कोर्ट जो है उस लॉ को, उस एक्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड करार दे सकती है। इस केस में, डीपीएसपी केस में, अगर कोई भी लॉ या एक्ट डीपीएसपी को वायलेट करता है तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड नहीं करार दे सकते, ठीक है। लेकिन इसके रिवर्स हो सकता है कि अगर कोई भी लॉ जो है वो डीपीएसपी को फॉलो कर रहा है तो उसको वैलिड करार दे सकते हो, ठीक है, उसको वैलिडिटी मान सकते हो। फिर 42nd अमेंडमेंट क्या हुआ था, इसमें जो आर्टिकल 31C था, इसके जो स्कोप थे प्रोविजन का उसको बढ़ाया गया, ठीक है। तो इसमें 31, अच्छा 39B और 39C, इनका क्या है कि जैसे 39B और C में जो भी मेंशन था उसके स्कोप को बढ़ाया गया आर्टिकल 31C में। आर्टिकल 31C कब आया था, जो 42nd अमेंडमेंट 1976 था, ठीक है। फिर क्या, मिनर्वा मिल केस 1980, अच्छा मिनर्वा मिल केस में ये पर काट दिया, कह रहे हैं कि जो इन लोगों ने वहां पे बढ़ाया था 31C में, उसको मिनर्वा मिल में उन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। तो टाइल मेंशन किया फालतू में। देखो इसमें कहा रहा है कि फंडामेंटल राइट कन्फर्ड बाय द आर्टिकल 14, 19 वर एक्सेप्टेड एज सबऑर्डिनेट टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्पेसिफाइड इन 39B और 39C, ठीक है। और 31 आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी एबॉलिश कर दिया गया 44th अमेंडमेंट में। मिनर्वा मिल केस 1980, इसमें क्या था, सुप्रीम कोर्ट हैड दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ फाउंडेड फाउंडेड ऑन द बेडरॉक ऑफ बैलेंस बैलेंस प्रिंसिपल, नहीं, Indian Constitution is founded on the bedrock of the balance between fundamental right and directive principles. ठीक है, they together constitute the core of commitment of social revolution. They are like two wheels of chariot, and one of them, and no one, one no less than other. अच्छा, to give absolute primacy to other, uh, one over other is to disturb the harmony of the constitution. This harmony and balance between the two is
एन एसेंशियल फीचर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। देख लो भाई, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर मतलब जो डीपीएसपी फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में, ठीक है, ये जो बैलेंस है वो बेसिक फीचर है, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो जो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है उसको अचीव करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को मतलब उनको वॉलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। प्रेजेंट पोजीशन क्या है? फंडामेंटल राइट enjoys supremacy over directive principles, yet this does not mean directive principles cannot be implemented, ठीक है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट टू इम्प्लीमेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स सो लॉन्ग एज द अमेंडमेंट डज नॉट डैमेज और डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। मतलब जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें क्या कह रहा है कि फंडामेंटल राइट सुपीरियर अभी भी, फंडामेंटल राइट अभी भी सुपीरियर है डीपीएसपी के, ठीक है, सॉरी, डीपीएसपी के, ठीक है, डीपीएसपी के सुपीरियर है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि डीपीएसपी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो। डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको फंडामेंटल राइट अमेंडमेंट करना पड़े तो कर सकते हो, ठीक है, फंडामेंटल अगर अमेंड करना पड़े कर सकते हो, लेकिन उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डैमेज और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर अमेंड करना अमेंड कर सकते हो, पर जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते हो, कहने के हिसाब से, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कौन कौन से अभी तक इम्प्लीमेंट हुए हैं? प्लानिंग कमीशन स्टेब्लिश हुआ था 1950 में, तो उसने डेवलपमेंट काम किया और 5 ईयर प्लान बनाए, ठीक है, जो सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस को मतलब अचीव करेंगे और जो हमारा की इनइक्वालिटी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे, जो सोशल और जो स्टेटस है और अपॉर्चुनिटी उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे लोगों की, ठीक है। फिर 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया गया नीति आयोग से नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और बता रहा है कि दूसरे केस में लगभग सभी स्टेट ने जो आज तक बने हैं उन सब ने अपने तरह के अपने यहाँ के हिसाब से लैंड रिफॉर्म लॉज पास किए हैं, ठीक है। और कई बार तो वो लॉज जो है वो शेड्यूल लाइन में भेजे गए हैं कि उनको बचा जा सके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है कि these measures include abolition of intermediaries like zamindar, jagirdaar, ईमानदार, tenancy reforms like security of tenure, fair rent, और इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। हाँ ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इम्पोजिशन ऑफ सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। जमींदारों की जमीन जो दी गई थी वो इन्हीं सारे लॉज की तहत ली गई थी, क्योंकि मान लीजिए कि उन्होंने सेट कर दिया है कि आपके पास सिर्फ 10 बीघा जमीन हो सकती है मैक्सिमम, ठीक है। अब कोई जमींदार है उसके पास 20 बीघा है तो उसका 10 बीघा छोड़ देंगे और 20 बीघा ले लेंगे, ऐसा, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस लैंड अमंग द लैंडलेस लेबरर्स, ठीक है। और जो 10 बीघा, इस 20 बीघा में से जो 10 बीघा बचेगा इसको जो लैंडलेस लेबर्स इसमें काम करते रहेंगे उनको दे देंगे, ठीक है, अब हिस्से के बराबर। इसके 10 टुकड़े किए और उनको बांट दिए, ऐसा, ठीक है। और कोऑपरेटिव फार्मिंग, ये सब चीजों पे लॉ बनाया अलग अलग सरकारों ने। तो कई सारे लॉज जैसे मिनिमम वेज एक्ट, पेमेंट वेज एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन और एवोल्यूशन, ठीक है, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन एक्ट, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट, ट्रेड यूनियन एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, माइंस एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, वर्कमैन वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट, ये सारे एक्ट बनाए गए हैं अलग अलग, कुछ आजादी के पहले हैं कुछ आजादी की बातें, ठीक है। ये जो लेबर सेक्शन का इंटरेस्ट था उसको प्रमोट करने के लिए सब बनाए गए थे। 2016 में 2006 में गवर्नमेंट ने चाइल्ड लेबर बैन किया। 2016 में जो क्या था, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट बनाया गया, इसी का रीनेम किया गया था जो ऊपर बनाया गया था, ठीक है, चाइल्ड एंड एडोलसेंट लेबर प्रोहिबिशन एक्ट रेगुलेशन एक्ट 1986 को, ठीक है। फिर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हमने देखा था अभी, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 में, और इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में बना था, जो जो वुमेन है, वुमेन वर्कर्स हैं, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। फिर कई सारे अलग मेजर लिए गए जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रमोट करते हैं, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज यूटिलाइज और कॉमन गुड को प्रमोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन कौन से हैं, जैसे लाइफ इंश्योरेंस, नेशनलाइजेशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, नेशनलाइजेशन ऑफ 14 लीडिंग कमर्शियल बैंक्स, फिर नेशनलाइजेशन ऑफ जनरल इंश्योरेंस और एबोलिशन ऑफ प्राइवेट पर्स, ठीक है। ये सारे अलग अलग टाइम पे डिसीजन लिए गए थे। फिर लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट, ठीक है, 1987, ये एक तरह का जो फ्री और कम्पिटेंट लीगल एड प्रोवाइड करना था पुअर को, उनके लिए लोक अदालतें आपके यहाँ बनती है ना, लोक अदालत को बनाने के लिए और के लिए पूरे देश भर में, ठीक है, ताकि उन लोगों को जस्टिस मिल सके जो कोर्ट नहीं पहुंच पा रहे, क्योंकि कोर्ट में प्रोसीजर एक तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, ऊपर से जो वकीलों की फीस है वो बहुत महंगी है,
सुप्रीम कोर्ट सारे वो लोग नहीं जा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वकील होंगे उनकी फीस लाख 1.5 लाख ऐसे, ठीक, मतलब बहुत कम भी तो भी 10-15 हज़ार तो लेगा ही ना। और अच्छा कोई वकील करना होगा तो तुम्हें वो लाख से ऊपर जा जाएगा आराम से, ठीक है, और आपको पता ही अच्छा वकील जिताएगा। लोक अदालत इज स्टैट्यूटरी फोरम फॉर कंसिलिएटरी सेटलमेंट ऑफ लीगल डिस्प्यूट। नॉर्मली इसमें जो डिस्प्यूट आएंगे सिविल डिस्प्यूट, दो तरह के डिस्प्यूट होते हैं ना, सिविल और क्रिमिनल, ठीक है, तो सिविल डिस्प्यूट इसमें ज्यादातर होते हैं, ठीक है। It has been given the status of civil court over the enforcement binding on both parties and final has no appeal lies before any court against them, ठीक है, ठीक है। इनका कहना है कि कोई जब जब केस लोक अदालत को ट्रांसफर की जाती है ना, तो जो अगर किसी कोर्ट में चल रही है तो उसको वहां से ट्रांसफर करके उसको ले आते हैं लोक अदालत में, और वहां पे निस्तारण होता है, और जो भी फैसला होगा वो दोनों को मानना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि वहां से चले आओ क्या करें कि नहीं हम ये फैसला नहीं मानेंगे फिर कोर्ट जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, हाँ, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड, ये सब बनाए गए हैं अलग अलग टाइम पे, अलग अलग जो सेक्शन है उनके वेलफेयर के लिए, ठीक है। फिर कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये सारे अलग अलग रूल्स है भाई, उसको मेंशन किया लेकिन कोई फायदा नहीं। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ये सब एनवायरमेंट को बचाने के लिए। एग्रीकल्चर हैज बीन मॉडर्नाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट सीड्स फर्टिलाइजर, ठीक है, मैं भाई देखा था ग्रीन रिवोल्यूशन आया था इसी के बाहर है। फिर थ्री टीयर पंचायत, थ्री टीयर पंचायती राज सिस्टम विलेज, तालुका और जिला लेवल पर ऑर्गेनाइज किया गया, और इसको मतलब गांधी जी का जो ड्रीम था ना ग्राम पंचायत का, उसको रियलाइज करने के लिए ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1992 में, ठीक है, पंचायती राज डिस्ट्रीब्यूशन और म्यूनिसिपैलिटीज के इलेक्शन के लिए, ठीक है। जो SC ST है उनके लिए सीट रिजर्व की गई, एजुकेशन ओबीसी के लिए भी, ओबीसी के लिए कहा एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट सर्विस और रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज में, एक अनटचबिलिटी का ऑफेंस बनाएगा, अनटचबिलिटी ऑफेंस एक्ट 1955, जिसको बाद में प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स कहा गया 1976 में। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए प्रोटेक्शन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, ठीक है, ठीक है, ये सब इनको एक्सप्लॉइटेशन से बचाने के लिए। फिर 65 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1990 में, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब बनाया गया, जो SC ST है उनके इंटरेस्ट को बचाने के लिए। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 2003 में, इसमें जो नेशनल कमीशन था SC और ST का उसको अलग अलग किया गया, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, इनको पहले एक ही में था बाद में अलग अलग किया गया, कब क्या 89 कॉन्स्टिट्यूशन में 2003, ठीक है। फिर नेशनल लेवल कमीशन हैज बीन एस्टैब्लिश अलग अलग के लिए, जैसे बैकवर्ड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज 1993 में, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन 1992 में, और नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट 2000 में। भाई याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सारे चारों नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसको पूछते हैं कई बार यूपीएससी में, तो नहीं स्टेट का एग्जाम देते हो तो पूछ सकता है, ये पूछ सकता है, यूपीएससी में पूछना होगा कौन पहले आया इनके, ठीक है, देख लो, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल करके बोल देगा, और आपको कह रहे डेट तो पूछता ही नहीं यूपीएससी में, ठीक है। अंडर सेकंड अमेंडमेंट एक्ट 2018 कन्फर्ड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू इसको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। बैकवर्ड क्लासेस पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, ठीक है, बाद में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन कर दिया गया तो वो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी होगी। फिर 2019 में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में और सिविल पोस्ट या जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनमें, ठीक है। फिर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये देखा था, सेपरेट द जुडिशरी एंड फ्रॉम एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट prior to separation the district authorities like collector and subdivision officer तहसीलदार so on use exercise judicial power along the traditional executive power। हमने देखा था कि जो पहले के केस में जो मतलब मैजिस्ट्रेट होते थे उनके पास दोनों ही पावर होती थी, एक रेवेन्यू कलेक्शन की रेवेन्यू रिलेटेड और दूसरा कोर्ट वाली पावर भी होती थी, किसी को पनिश करना, ठीक है, वो भी गवर्नमेंट के पास होती थी। तो उसको अलग करने के लिए जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव से कई सारे नियम कानून आए थे। फिर एंशिएंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, ठीक है, ये आया 1951 में, जिसमें जो नेशनल इंपॉर्टेंस के मॉन्यूमेंट्स प्लेस या उस समय हिस्टोरिकल वगैरह चीजें हैं उनको बचाने के लिए है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर और हॉस्पिटल कई जगह स्टैब्लिश किए गए, मतलब कई जगह शहरों में, ठीक है, और अलग अलग मिशन और अलग अलग वैक्सीनेशन प्रोग्राम लगाए गए लोगों को बचाने के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, ठीक है। लॉस टू प्रोहिबिट स्लॉटर ऑफ काउज ये कई स्टेट ने इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है।
फिर कुछ कई सारे स्टेट ने जो ओल्ड एज पेंशन होती है उससे रिलेटेड स्कीम भी बनाई है। फिर इंडिया की जो पॉलिसी है नॉन अलाइनमेंट वाली और पंचशील वाली, वो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने के लिए, ठीक है। फिर इसमें क्या रहा कि अब मतलब कई ये जो डीपीएसपी है इनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश बहुत बार हुई, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो इनको हिंडर करती हैं इम्प्लीमेंटेशन को। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज उतना नहीं है, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अनफेवरेबल है, ठीक है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, कि मतलब पहले आपके लिए 10 के लिए बनाना था, अब मान लो 100 के लिए बनाना है तो ज्यादा हो गया। अब वो जितने इफेक्टिव तरीके से हो सकता था अब नहीं हो पाएगा, ठीक है। फिर सेंट्रल और स्टेट की जो रिलेशन है उसमें भी थोड़ा सा स्टैंड है, ये सब चीजें हैं। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल, अच्छा वो सारे डायरेक्टिव जो पार्ट 4 के बाहर हैं, कौन कौन से भाई? जो SC/ST का क्लेम है सर्विसेज पर, ये वाला, ठीक है। अम, इसमें आर्टिकल 335, ठीक है, पार्ट 16 में। और इंस्ट्रक्शन इन मदर लैंग्वेज, कि लोगों को जो मतलब जो स्कूल होंगे वहां पर जो इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे उनकी मदर टंग, मदर खासकर माइनॉरिटी रिलीजियस, ठीक है। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप्स हैं उनके लिए आर्टिकल 350A पार्ट 17 है, ठीक है। में कहा है कि इट शैल बी द endeavor ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर लैंग्वेज मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी से बच्चे आते हैं उनके लिए आपको अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी कि उनको उन्हीं की भाषा में पढ़ाया जाए, पढ़ाया लिखाया जाए, ठीक है। ये जो लोकल अथॉरिटीज है उनको ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। फिर डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लैंग्वेज, आर्टिकल 351 पार्ट 17, कहा गया कि हिंदी के प्रमोशन के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए कोशिश करना चाहिए। जो यूनियन गवर्नमेंट है वो उनकी ड्यूटी है, नॉट कोशिश, ठीक है। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन टू प्रमोट स्प्रेड ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरे भारत के लिए एज अ हिंदी मतलब एज अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने की बात कही गई है, प्रमोट करने की बात कही गई है, ठीक है। ये सारे थे जो मतलब ये सारे हैं वो भी नॉन जस्टिसेबल हैं, डीपीएसपी जो मेंशन है वो भी नॉन जस्टिसेबल है, ठीक है। सब्जेक्ट मैटर में क्या है भाई? डेफिनेशन ऑफ स्टेट, एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेन इन पार्ट, ठीक है, दिस पार्ट, स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर एंड प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, ठीक है। आर्टिकल 39 क्या है? सर्टेन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाई स्टेट, ठीक है, आर्टिकल 39। फिर 39A, इक्वल जस्टिस एंड लीगल एड। 40, ऑर्गेनाइज ऑफ विलेज पंचायत, ऐसे याद हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। फिर राइट टू वर्क और टू एजुकेट एंड टू राइट टू वर्क, टू एजुकेशन और पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस, आर्टिकल 41, ठीक है। प्रोविजन फॉर जस्ट इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क इन मैटरनिटी लीव। फिर लिविंग वेज फॉर वर्कर्स, आर्टिकल 43। फिर ये 42 में था। 43A बाद में जोड़ा गया था, इसमें क्या था? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये बाद में जोड़ा गया था, ठीक है। 44 ये पहले से था यूसीसी के लिए। 45 प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 6 years, ठीक है। 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर वीकर सेक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है उनका एजुकेशन और इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ठीक है। ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, ठीक है। पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और न्यूट्रिशन, आर्टिकल 47, ठीक है। 48, 48 क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री याद रख लो, ठीक है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, आर्टिकल 48। 48 एम क्या है? प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट, सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, ये है, ठीक है। जो एनवायरमेंट और वाइल्ड लाइफ है उनको प्रोटेक्ट करने की बात की है 48 में, मतलब बाद में आया होगा इसको, ठीक है, इंसर्ट किए होंगे। 49 का प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट इन प्लेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ठीक है, 49। 50 में क्या? सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। 51 में प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सारे ही याद कर सकते हो। अगर आप जो लोकल एग्जाम दे रहे हो, लोकल एग्जाम मतलब लोग स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम दे रहे हो या कोई और दे रहे हो यूपीएससी के अलावा, तो उसमें कई बार ये आर्टिकल के साथ ही पूछ लेता है कि किससे रिलेटेड है, ठीक है। और ये थोड़ा सा अलग लगता है कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, कई बार लगता है कि नहीं है, लेकिन ये वस्तु डीपीएसपी है इंडिया का, इंडिया के डीपीएस में मिशन है ये चीज, ठीक है। कई बार इसको लगता है कि ये नहीं वेग है बड़ा, तो ये लेकिन है ये।
ठीक है, नोट्स एंड रेफरेंस में क्या है देख लेते हैं। हाँ देखो, पुलिस स्टेट की डिफरेंस ये इज मेनली कंसर्न विद द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर एंड डिफेंस ऑफ द कंट्री अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन। सच restrictive concept of state is based on 19th century theory of individualism और laissez-faire। ठीक है, पुलिस स्टेट ये कहाँ से आया है, इसके लिए है ये, देख लो डेफिनेशन। इसमें कह रहा है कि ये मेनली लॉ एंड ऑर्डर से होता है, इसका वेलफेयर से ज्यादा मतलब नहीं होता था। ये उस देश की लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ज्यादा भरोसा रखता है, लॉ एंड ऑर्डर डिफेंस को। ठीक है, तो और क्योंकि ये लेजिस्लेटर पे उस पे बेस है कि जो आदमी है वो खुद अपने आप में अपने आप के हिसाब से सब सोच समझ सकता है। ठीक है, तो सरकार इसमें इंटरफेयर नहीं करेगी इनके, अगर कोई गरीब है तो ठीक है, गरीब हो तुम अपनी वजह से, तुम जाओ पढ़ो लिखो और क्या कहते हैं खुद कमाओ, ऐसा। ठीक है, तो वो सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी। पुलिस स्टेट में ये होता है, वेलफेयर स्टेट में सरकार चिंतित होगी, भाई ये गरीब क्यों है, इसको खाना क्यों नहीं मिल रहा है, हम देंगे, ठीक है, हम व्यवस्था कराएंगे। ठीक है, ऐसा। लिविंग वेज इज डिफरेंट फ्रॉम मिनिमम वेज विच इंक्लूड द बेयर नीड ऑफ लाइफ लाइक फूड शेल्टर एंड क्लोथिंग। ठीक है, लिविंग वेज। और इन एडिशन these were needs, a living wage includes education, health insurance and fair wage में क्या इंक्लूड करता है, लिविंग वेज और मिनिमम वेज के बिटवीन, इनका मीन का बिटवीन। ठीक है, देखो तीन चीज होती हैं इसमें बताया। एक होता है मिनिमम वेज, मिनिमम वेज, मिनिमम वेज और लिविंग वेज, लिविंग वेज। और तीसरा कौन सा, फेयर वेज। ठीक है, फेयर वेज। तो मिनिमम वेज मतलब जिसमें बेसिक आपकी बेसिक नीड्स जो है, बेयर नीड्स हैं, वो वो क्या कहते हैं, तैयार हो जाए, मतलब बेसिक नीड्स आपके फुलफिल हो जाए। जैसे कौन सी, फूड शेल्टर क्लोथिंग ये सब। ठीक है, लिविंग वेज में क्या है, फूड शेल्टर वगैरह तो कवर होगी, मतलब मिनिमम वेज होगा। उसके अलावा जो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड है, ठीक है, वो सभी हो जाए। और फेयर वेज क्या है कि इन दोनों को मिला के जो मिले, जिसमें वो दोनों ही चीजें पूरी हो जाए। ठीक है, वो आपका फेयर वेज है। मतलब नॉर्मली लिविंग वेज इज फेयर वेज, अगर लिविंग वेज ठीक ठाक मिल रही है तो वो फेयर वेज कहलाएगी। ठीक है, इसमें और कुछ तो नहीं है इसका। आर्टिकल 39 बी, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक बार मेंशन है इसका। आर्टिकल 39 बी से स्टेट shall direct its policy towards securing that the ownership and control of material resources of community are so distributed as best to subserve the common good। आर्टिकल 39 सी के कह रहा है कि द स्टेट shall direct its policy towards securing that the operation of economic system does not result in concentration of wealth and means of production to the common detriment। ठीक है, अच्छा 39 बी में क्या कह रहा है कि जो रिसोर्सेज हैं, मटेरियल रिसोर्सेज हैं कम्युनिटी के, उसको मतलब उसकी ओनरशिप, उसको ऐसे मतलब, हाँ मतलब उसको ऐसे यूटिलाइज करना है कि वो एक कॉमन गुड की तरह मतलब एक्ट करे। जो मतलब कम्युनिटी की जो रिसोर्सेज हैं, कम्युनिटी की रिसोर्सेज हैं, उसको स्टेट जो गवर्नमेंट है वो कंट्रोल करे एक तरह से, और ऐसे रीडिस्ट्रीब्यूट करे कि सबके लिए काम आए। ठीक है, सिर्फ कुछ चीजों के लिए ना, कुछ लोगों के लिए ना रहे। ठीक है, ये भी आर्टिकल 39 सी पे उससे रिलेटेड है कि जो पॉलिसीज हैं स्टेट गवर्नमेंट की, जो स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो मतलब इकोनॉमिक, ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाए कि जो मतलब उससे कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो पाए। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो पाए, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो में डिस्ट्रीब्यूट हो, या लोग उसमें इन्वॉल्व और लोग। क्योंकि अगर जो मीन्स जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल करेगा वो ज्यादा कमाएगा, और ज्यादा कमाएगा तो जो वेल्थ है एक तरफ टिल्ट होगा, एक को ज्यादा मिलेगा बाकी को कम मिल रहा है, तो एक बहुत अमीर हो जाएगा, एक और बाकी लोग गरीब हो जाएंगे, ऐसे करके। ठीक है, अपने आप ने देखा कि अभी इनक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। हाँ, तो वही उसी को बचाने के लिए ये सब पॉलिसी लानी थी, लेकिन हो सकता है सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया ये सब। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज, अच्छा इसको भी देख लेते हैं यार, या रहने देते हैं अभी, इसको देख लेंगे फिर इसको देखते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।